Hi guys, how are you? Fine. You are most welcome in Bharat Sir Biology channel. Today we will discuss about cell. Cell is the fundamental structural and functional unit of the living organism. So it is a very important topic for us, and today we discuss about this topic सेल यानी कोशिका। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं और आज हम लोग सेल के बारे में इस लेक्चर्स में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि सेल क्या है। व्हाट इज ए सेल? व्हाट इज ए सेल? कोशिका क्या है? तो all organisms are composed of cells। दुनिया की जितनी भी जीवें हैं, सजीव हैं, जानदार हैं, वे सभी सेल्स कोशिकाओं के बने होते हैं। Some are composed of single cell। कुछ ऐसे जीव हैं जो केवल सिंगल सेल, एक कोशिका के बने होते हैं, जिन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। While others like us composed of many cells are called multicellular organism। और हम लोगों की तरह अनेक ऐसे जीव हैं जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है, जिन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या हिंदी में बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो इसका मतलब यह स्पष्ट है कि जितने भी जीव हैं इस संसार में, जीव का मतलब सजीव, जानदार, जीव का मतलब प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी जीव हैं। तो इन सबों का शरीर किस चीज का बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। तो we can define the cell as cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms। सेल क्या है? तो सेल is the fundamental structural and functional unit of all living organisms। कोशिका जीवों के शरीर की रचनात्मक या संरचनात्मक एवं क्रियात्मक या कार्यात्मक इकाई है। यानी कोशिका जीवों के, जितने भी जीव है, उनके शरीर के मौलिक, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि जीवों का शरीर कोशिका का बना होता है। आप इसे ऐसे भी समझेंगे। फ्रेंड्स, आपसे अगर यह मैं पूछूं कि ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग किस चीज का बना है, हम ऑप्शंस देंगे, घास फूस, लकड़ी, ईंट, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे ईंट का बना हुआ है। यानी कहने का अर्थ यह है कि एक एक ईंट को जोड़ते हुए, लेयर बाय लेयर करते हुए, इस तरह से इतनी बड़ी मकान बन गया। यानी मूल रूप से फंडामेंटल तौर पे अगर हम कहें तो वह ईंट का बना यह मकान है। तो इस मकान का अगर यूनिट, इकाई पूछा जाए तो आप बताएंगे क्या? ईंट का बना हुआ मकान है। तो ये जीवों का शरीर या आपका शरीर किस चीज का बना हुआ है? तो हमारा शरीर एक एक कोशिका से बनी हुई है। खरबों सेल्स, खरबों कोशिकाओं हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इसका मतलब हमारे शरीर की इकाई कोशिका हो गई। अब हम लोग हिस्ट्री ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के इतिहास के बारे में देखें कि इसका क्या इतिहास है। तो जेड जैनसन एंड एच जैनसन, जेड जैनसन एंड एच जैनसन 1590 ईस्वी में इनके द्वारा माइक्रोस्कोप के आविष्कार के साथ ही कोशिका का अध्ययन संभव हुआ। बहुत बारीकी से हम लोग देखेंगे कि कोशिका के अध्ययन की शुरुआत जेड जैनसन एंड एच जैनसन के द्वारा 1590 में हुआ, शुरुआत हो गई थी।
अब आइए रॉबर्ट हुक 1665 में सर्वप्रथम कॉर्क की स्लाइड में मृत पादप कोशिका डेड प्लांट सेल देखा तथा माइक्रोग्राफिया में चित्र सहित विवरण लिखा। यानी आपसे क्वेश्चन भी किया जाएगा कि कोशिका की खोज किसने की। भले ही इसकी शुरुआत 1590 में जेड जैनसन एंड एच जैनसन के द्वारा हुई, लेकिन अगर प्रश्न यह है कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक 1665 में किसमें, तो कॉर्क की स्लाइड में मृत पादप कोशिका, उन्होंने कैसा देखा, लाइव सेल नहीं, डेड प्लांट सेल देखा और अपने पुस्तक माइक्रोग्राफिया में पिक्चर के साथ उन्होंने इसका विवरण लिखा। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया। आगे बढ़े, इसकी इतिहास और क्या है। एंटोन वान ल्यूवेनहोएक 1674 में सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किया। जीवित कोशिका की खोज किसने किया सर्वप्रथम, एंटोन वान ल्यूवेनहोएक 1674 में। और आगे बढ़े इस कड़ी में, अब क्वेश्चन है सर्वप्रथम पादप कोशिका की खोज किसने किया, तो पादप कोशिका की खोज मैथियस स्लाइडेन, जर्मन बोटेनिस्ट, जर्मन के वनस्पति शास्त्री थे। 1838 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम पादप कोशिका की खोज की। सर्वप्रथम जंतु कोशिका एनिमल सेल की खोज किसने की, तो थियोडोर स्वान, ये भी जर्मन जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1839 ईस्वी में जंतु कोशिका की खोज की। यदि अगर इससे हिस्ट्री ऑफ सेल्स से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, तो अगर आपका क्वेश्चन यह है कि कोशिका के अध्ययन की शुरुआत कब हुई, उसका अध्ययन 1590 जेड जैनसन एंड एच जैनसन द्वारा। कोशिका की खोज किसने की, अगर प्रश्न यह है हु डिस्कवर्ड द सेल, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में और डेड प्लांट सेल मृत पादप कोशिका में किया था। और उन्होंने इसका जिक्र अपने द्वारा लिखी हुई पुस्तक माइक्रोग्राफिया में चर्चा किया। अब प्रश्न अगर कोई करता है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया या जीवित कोशिका की खोज किसने की, फर्स्ट ऑफ ऑल हु डिस्कवर द एलाइव सेल, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की लेकिन वो मृत पादप कोशिका था। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोन वान ल्यूवेनहोएक ने 1674 में किया। इसके बाद अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम पादप कोशिका प्लांट सेल की खोज किसने किया, तो इसका आंसर होगा जर्मन बोटेनिस्ट 1838 में मैथियस स्लाइडेन। क्या है, मैथियस स्लाइडेन ने पादप कोशिका की सर्वप्रथम खोज की 1838 में। अगर क्वेश्चन है सर्वप्रथम जंतु कोशिका की खोज किसने किया, तो जर्मन जूलॉजिस्ट, जर्मन के जंतु प्राणी शास्त्री 1839 ईस्वी में, जिनका नाम था थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान ने सर्वप्रथम जंतु कोशिका की खोज की। अब हम लोग आगे बात करते हैं, अगर प्रश्न यह है कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है, जिसका थोड़ा स्पेलिंग ARISTOTLE, अरिस्टोटल। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा गया, अरस्तु को। फादर ऑफ बोटनी, तो ये कौन है, तो फादर ऑफ बॉटनी कहा गया प्राणी वनस्पति शास्त्र के पिता थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ जूलॉजी, ये भी अरस्तु है। यानी इसे अगर एक प्रश्न में डालें तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु। सेल थ्योरी
कोशिका सिद्धांत ये किसने दिया? कोशिका सिद्धांत यानी कोशिका के बारे में। तो हमने देखा कि सर्वप्रथम प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में मैथियस स्लाइडर ने प्लांट सेल और थियोडोर स्वान ने जंतु कोशिका में 1838 और 1839 में खोज की थी। उन्होंने उस पर अध्ययन किया और उन्होंने एक थ्योरी प्रोजेक्ट किया, एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? स्वान एंड स्लाइडेन। स्वान जो है वह जंतु कोशिका खोज किया था और स्लाइडेन पादप कोशिका, और इन दोनों ने मिलकर क्या दिया? तो सेल थ्योरी दिया। क्या सेल थ्योरी है? तो सेल थ्योरी कह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, यानी जितने भी पादप या जंतु कोशिकाएं हैं, जितने भी पादप या जंतु है, जितने भी जीव हैं, उनकी उत्पत्ति कोशिका से हुई है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी कोशिका से हुई है या पादप उत्पाद से हुआ है। तो इस तरह से सेल थ्योरी में पहला सिद्धांत उन्होंने दिया कि जितने जीव है उनके शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है या कोशिकाओं की उत्पत्ति से हुई है। दूसरा उन्होंने थ्योरी दिया ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व की कोशिकाओं से होती है। उन्होंने क्या कहा कि कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है और कोशिका की उत्पत्ति पूर्व यानी पूर्व की कोशिकाओं से या फिर बनती है। दैट मीन्स ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब हम लोग साइज एंड शेप ऑफ सेल्स, कोशिका के आकार और आकृति के बारे में देखें। तो कोशिकाएं, सेल्स आर डिफरेंट टाइप्स, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में वर्ग के आधार पर, ओरिजिन्स के आधार पर कोशिका अनेक प्रकार के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका क्या है? ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसको हमेशा हमेशा के लिए आपकी मेमोरी जो होने चाहिए। स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। और दूसरा नाम है पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज। पीपीएलओ यानी जो 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपको आता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आपके आंसर होंगे माइकोप्लाज्मा या प्लूरोनिमोनिया। दूसरा क्वेश्चन जो हमेशा कंपटीशन में पूछा जाता है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं, लार्जेस्ट सिंगल सेल। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल क्या है? तो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, यानी शुतुरमुर्ग के अंडे। शुतुरमुर्ग के अंडे सबसे बड़ी कोशिका है। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा और लार्जेस्ट सेल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। लॉन्गेस्ट सेल क्या है? अभी मैंने लार्जेस्ट सेल देखा। लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका है, तो नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल है। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग का अंडा एंड लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल। ह्यूमन आरबीसी, मानव के लाल रक्त कण की छोटी आकार बहुत छोटी होती है, वह 7 माइक्रोमीटर इन लेंथ होती है। इस तरह से हम लोगों ने कोशिका क्या है, कोशिका का इतिहास क्या है, किन किन चरणों में, किन किन में जंतु शास्त्र और वनस्पति शास्त्री के द्वारा कोशिका का अध्ययन किया गया और कोशिका सिद्धांत क्या है, और सबसे छोटी कोशिका बड़ी कोशिका के बारे में हमने अब तक देखा। इसे आप अपने
नोटबुक में अवश्य लिख लें और इसको एक दो बार अध्ययन भी करेंगे और इसे आत्मसात करना है, क्योंकि यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और खास करके कोशिका की खोज किसने की, पादप कोशिका की खोज किसने की, सर्वप्रथम जंतु कोशिका किसने की, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका। ये आपको हमेशा याद होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये भी बड़ा रोचक कहानी है, डिस्कवरी ऑफ सेल्स। सेल की खोज कैसे हुई, ये बड़ा ही रोचक कहानी है, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो जैसा कि आपने से ये क्वेश्चन ही बन गया कि हु डिस्कवर्ड द सेल, तो आपने क्या कहा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड द सेल। लेकिन ये कैसे खोजा, ये बड़ा ही रोचक कहानी है। व्हाइल द रॉबर्ट हुक स्टडीइंग द स्लाइस ऑफ कॉर्क, जब कॉर्क के एक स्लाइस को, यानी डेड प्लांट सेल से कॉर्क के एक स्लाइस को जब वो अध्ययन कर रहे थे, तो क्या हुआ, तो उन्होंने क्या देखा कि जब वो देखा कि इस तरह से एक कंपार्टमेंट की तरह उनको दिखाई दिया। और इसके एक कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल कहा। और ये दिख कैसा रहा था, ये दिख रहा था हनी कॉम्ब की तरह। हनी कॉम्ब, मधुमक्खी का छत्ता। ये हनी कॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा था और उसके एक कंपार्टमेंट का नाम उन्होंने सेल कहा। ये सेल, तो सेल लैटिन वर्ड सेलुला से लिया गया है। सेलुला से बना है सेल, और सेलुला का अर्थ होता है ए लिटिल रूम, एक छोटा कक्ष, एक छोटा सा कमरा। तो रॉबर्ट हुक ने इस स्ट्रक्चर में उन्होंने देखा कि ये जो है हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें एक छोटा कमरा समझ करके उन्होंने इसको सेल कहा, क्योंकि सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलुला से यह बना है, और सेलुला का अर्थ होता है एक लिटिल रूम, यानी सेल का कॉन्सेप्ट उन्होंने एक लिटिल रूम के रूप में देखा। इस तरह से सेल की खोज हुई डेड कॉर्क सेल से, डेड प्लांट सेल से, और स्लाइस ऑफ कॉर्क के अध्ययन में उन्होंने देखा कि ये हनी कॉम्ब की तरह दिखाई पड़ रहा है और उसको सेल कहा। अब हम लोग बात करेंगे कि सेल के आधार पर कितने प्रकार के, इस दुनिया में कितने प्रकार के सेल है। तो सेल कितने प्रकार के हैं, इसको जानना जरूरी है। तो कहा जाता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ऑल द, तो इस धरती पर जितने भी जीव हैं उन्हें कोशिका के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। ऑल द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ऑल द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ can be divided into, can be two category.
दो कैटेगरी में उन्हें बांटा गया है। पहला नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहला क्या है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा है सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये तो इस धरातल पर जितने भी जीव है उन्हें दो भागों में बांट दिया गया है। पहला नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म अकोशिकीय जीव और दूसरा सेलुलर ऑर्गेनिज्म कोशिकीय जीव। जैसा कि पहला नाम ही है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब ये हुआ कि विच डू नॉट कंटेन एनी सेल इन देयर बॉडी। डू नॉट कंटेन एनी सेल, डू नॉट कंटेन एनी सेल इन देयर बॉडी। वैसे जीव जिनके शरीर में एक भी कोशिका नहीं हो, तो ये बड़ा ये विचित्र लगता है, अद्भुत लगता है। और ऐसा जीव है जो आपने देखा है, उसका है वायरस। वायरस वो विषाणु है, उनको नॉन सेलुलर में रखा गया है। यानी वायरस के बारे में कहा गया है ये तो नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग है। इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए वायरल डिजीज में और खास करके अभी कोरोना में देख रहे होंगे उस पर इम्यून सिस्टम डेवलप करना, उससे एंटीबायोटिक डेवलप करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सेलुलर स्ट्रक्चर होता तो उस पर इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स को जल्द तैयार किया जा सकता था, उसके मेडिसिन को। लेकिन ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये किसी कांटेक्ट में आता है तो ये जिंदा होता है, तब सेलुलर बनता है। तो वायरस क्या है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और दूसरा है सेलुलर ऑर्गेनिज्म which contain either one or many cells, which contain either one or many cells। जो दो प्रकार के होते हैं, या तो सिंगल सेल्ड वाले होते हैं, और सिंगल सेल्ड वाले को हम लोग कहते हैं, ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म दो तरह के हो गए, यूनिसेलुलर यानी एक कोशिका वाला, और दूसरा हो गया मल्टी सेलुलर। तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी दो तरह से हम बांट सकते हैं उसके स्ट्रक्चर के आधार पर। तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग देखें कि सेलुलर organisms are again divided into two parts, two kinds, prokaryotes and eukaryotes। कोशिकीय जीव जो है इन्हें दो पार्ट में बांट दिया गया। Prokaryotes and other word is eukaryotes। प्रोकैरियोटिक जिसे हम प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल भी कहेंगे, और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोट्स इसको देखें तो प्रोकैरियोट्स दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रो प्लस कैरियोन। प्रो का मतलब होता है फॉल्स,
झूठा। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। और दूसरा है यूकैरियोट। यू का मतलब ट्रू और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिवाइड होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स को अगर वर्बल मीनिंग देखें तो फॉल्स न्यूक्लियस, यानी उसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं, झूठा होता है। होते भी है तो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं होते हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं। दैट मीन्स न्यूक्लियर विल बी बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सो अदर स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो अब हम लोग देखें कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म दो तरह के सेल के बने होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल्स। जरा हम लोग उसको भी देखें। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ये क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स and other one is eukaryotic cells। अब हम लोग इसके बीच के अंतर को देखें। हम लोगों ने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स वे सेल्स हैं जिनके न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, फॉल्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरे नहीं होते हैं। तो अब हम इसके और यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड होते हैं। तो पहला क्या हम डिफरेंस देखते हैं कि साइज ऑफ द सेल इज जनरली वेरी स्मॉल। साइज ऑफ सेल्स आर वेरी स्मॉल, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वह वेरी स्मॉल होते हैं और ये 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में होते हैं। 1 से 10, ये 1 से 10 माइक्रोमीटर के ये होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स वेल डिफाइन होते हैं और ये जेनरली लार्ज होते हैं। जेनरली ये क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। और इनकी साइज जो होती है वो 5 से 5 to 100 mm के बीच होती है। तो पहला अंतर हमने देख लिया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत छोटे होते हैं, 1 से 10 mm के बराबर होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स 5 से 100 mm बीच के होते हैं। दूसरा अंतर, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। कहा? इसमें न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियर रीजन आर न्यूक्लियोइड इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा वो नहीं घिरे होते हैं। अतः स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के रूप में होते हैं जिसे हम एब्सेंट मानते हैं। जबकि ये इसमें यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। दैट मीन्स न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हिंदी भाषी छात्रों के लिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, इसलिए सुव्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं और एक केंद्रक झिल्ली से वह घिरे होते हैं। तीसरा, लार्ज सिंगल क्रोमोसोम्स होता है। इसमें इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम। इसमें एकल गुणसूत्र होते हैं। इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम
यानी इसमें एक गुणसूत्र होते हैं, जबकि इसमें मोर देन वन। इट यूकैरियोटिक में होते हैं एक से अधिक। इट कंटेन्स मोर देन वन क्रोमोजोम, एक से अधिक क्रोमोजोम्स इसमें होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। अब न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसमें न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होंगे। न्यूक्लियोलस एब्सेंट होते हैं इसमें, और इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। यानी केंद्रिका प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि सेल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें बडिंग के द्वारा सेल डिवीजन होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में डिवीजन माइटोटिक या मियोटिक दोनों तरह से होता है। इसका मतलब यह है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो, इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, और पीपीएलओ। तो इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा जिसको हम लोग बोलते हैं पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये इसमें किस तरह से, बैक्टीरिया में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या होता है, और इस तरह से दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली। इसका विभाजन बहुत तेज गति से होता है, मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली, बहुत तीव्र गति से वृद्धि करते हैं, वेरी रैपिडली। बट इन यूकैरियोटिक स्लोअर देन प्रोकैरियोटिक से वो धीमा गति से होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल्स में, किसमें, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी में क्या होते हैं, वेल डिफाइंड सेल्स होते हैं। और ये सेल्स होते हैं इसमें वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और न्यूक्लियस होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दो तरह के सेल हमने देखा, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब हम लोग बात करते हैं कि जब तक सेल को हम साधारण माइक्रोस्कोप के द्वारा, जैसा कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने, जैनसन ने देखा, तो जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स थे वो बिल्कुल साधारण किस्म के थे, और ये जो थे साधारण किस्में, इसमें केवल 3 पार्ट ही दिख रहा था, उससे अधिक नहीं दिखता था, जिसमें केवल 3 पार्ट ही दिखता था। वे क्या थे, इस तरह से, एक ये आउटर मेम्ब्रेन और ये जिसे इसको सेल मेम्ब्रेन कह दीजिए, ये साइटोप्लाज्म थे और ये न्यूक्लियस थे। जब साधारण माइक्रोस्कोप तो ये, लेकिन जैसे ही एम नॉल एंड रस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई, तो प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर जो सेल पाए गए वेल डिफाइंड और उनके सेल ऑर्गेनेल्स भी स्पष्ट देखा गया। तो अगर हम आउटलाइन
डायग्राम ऑफ सेल देखें तो सेल को हम मोटा मोटी 3 भागों में बांट सकते हैं। सेल को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। आउटलाइन क्लासिफिकेशन अगर हम करना चाहे सेल को, तो पहला क्या है, तो देखिए सेल ये है और कोशिका है। कोशिका को, ये सबसे बाहरी चीज को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सबसे बाहरी दीवार है, बाहरी इसका कवरिंग है। दूसरा है साइटोप्लाज्म, यानी केंद्रक और बाहरी दीवार की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो विस्कोसिटी है, जिसमें बहुत से सेल ऑर्गेनिज्म पैदा। और तीसरा पार्ट है न्यूक्लियस। तो फ्रेंड्स, एक सेल को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। आउटर मोस्ट पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये आउटर मोस्ट पार्ट है। दूसरा है जो विस्कस पार्ट है, द्रव पार्ट है, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और नीचे न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के अंतर्गत कौन कौन सी संरचना आती है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम्स। बीच में जो सेंट्रल न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियोलस होते हैं और क्रोमोजोम्स होते हैं। एक और चीज है, अभी मैंने कोशिका का 3 भागों में बांटा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इसे हम चाहें तो 2 भाग में भी बांट सकते हैं। ये 2 भाग क्या होंगे? तो पहला हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा हो गया प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव। यानी ये पहला सेल मेम्ब्रेन और इसके नीचे के कंप्लीट पार्ट को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिस ऑफ लाइफ। तो और इस प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत हमने देखा ये साइटोप्लाज्म आ गया और यहाँ ये न्यूक्लियस आ गया। तो इस तरह से एक सेल के अंतर्गत हमने इन तरह की रचनाओं को देखा। अब फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सेल क्या है, सेल के हिस्ट्री के बारे में देखा, सेल का प्रिंसिपल, सेल थ्योरी देखा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को देखा, और सेल के अंदर कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती है इसके बारे में देखा। यानी सेल का कॉन्सेप्ट हमने समझा। अगर आपसे यह कोई पूछता है कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, तो इसका नाम है सीपी श्वासन। सीपी श्वासन, सीपी श्वासन। ये कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? सीपी श्वासन। और भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हु इज द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी? ये है A.K. शर्मा। कौन है? A.K. शर्मा। कौन है ये? फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। इस तरह से कोशिका के बारे में आज हम लोगों ने स्पष्ट रूप से समझा, जाना, आत्मसात किया, और मुझे विश्वास है कि आप कोशिका के बारे में आपकी जो अब तक जानकारी दी गई है वो आत्मसात कर लिए होंगे। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अब तक आप मेरे इस चैनल को अपने फर्दर नॉलेज के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इमीडिएट उसको सब्सक्राइब कर देंगे और रेड बटन को दबा देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।